हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पार्ट नंबर 1 में हमने न्यूलैंड का अष्टक का नियम किया और डॉबेरिनर का त्रिक। ये दो नियम हमने पार्ट 1 में कर रखा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव था। ठीक है। मेंडलीव और लोथर मेयर लगभग साथ साथ में आए थे। ये देखिए, लोथर मेयर जर्मन वैज्ञानिक थे जो कि 1868 में आए थे और मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक थे जो कि 1869 में आए थे। लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन के काम को मेंडलीव ने आगे बढ़ाया और पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन करके हमें दिया। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का जो श्रेय है वो मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव के समय, जिस समय इन्होंने सारे तत्वों का जब वर्गीकरण कर रहे थे, उस समय करीबन 63 एलिमेंट्स का ही ज्ञान था। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स हैं, जबकि जब मेंडलीव तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे थे, उस समय करीबन 63 एलिमेंट्स का ही ज्ञान था। तो मेंडलीव ने उनको मूल गुणधर्मों के आधार पर, मूल गुणधर्म क्या होते हैं? तत्वों के मूल गुणधर्म, बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनका वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। उनके परमाणु द्रव्यमान, उनके एटॉमिक मास का ध्यान रखा। उनके रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। रासायनिक गुणों में समानता, रासायनिक गुण कब पता चलेंगे? जब हम उस एलिमेंट की, जब उस तत्व की किसी से क्रिया करवाएंगे। तो क्रिया करवाने के लिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील तत्व हैं और इनके साथ क्रिया करके जब ये यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके जब यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो मेंडलीव ने उन यौगिकों पे अपना ध्यान केंद्रित किया कि ये क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। समान गुणधर्मों के आधार पर उन सभी एलिमेंट्स को एक एक अलग अलग कॉलम में वर्गीकृत किया। जो समानता रखते हैं उन्हें एक साथ, जो असमान है या दूसरे गुण एक साथ रखते हैं उन्हें अलग से व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने बताया कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखते हैं तो उनके गुणों में आवर्तिता होती है। जब उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखते हैं तो उनके गुणों में आवर्तिता होती है। ये बात न्यूलैंड ने भी बताई। उन्होंने भी बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में आवर्तिता शो कर रहा है। तो इन्होंने बताया, मेंडलीव ने बताया कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखते हैं तो उनके गुणों में आवर्तिता होती है, लेकिन उनका अंतराल, उनका पीरियड्स जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व, जबकि मेंडलीव ने बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व हो ये जरूरी नहीं है। कभी 8वां हो सकता है, कभी 18वां हो सकता है, कभी 32वां हो सकता है। तो इस तरीके से इनका जो अंतराल होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो ये बात बताई मेंडलीव ने। ये बहुत ही अच्छी बात बताई। ये बेसिक है इस क्लासिफिकेशन का जो मेंडलीव ने बताया है, ये कि उनका अंतराल फिक्स नहीं होता है, प्रत्येक 8वां नहीं है, जरूर ही आवर्तिता हो रही है, प्रत्येक गुणधर्मों में आवर्तिता हो रही है, लेकिन अंतराल जो है, इनके पीरियड्स जो हैं वो फिक्स नहीं है। दूसरी बात मेंडलीव ने बताई, दमित्री मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल बनाई। ये पीरियोडिक टेबल बनाई है, ये देखिए पीरियोडिक टेबल बनाई है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये वर्टिकल 8 ग्रुप्स हैं, जिसमें कि बाद में उन्होंने एक शून्य समूह, एक जीरो ग्रुप और बाद में ऐड किया है, जो कि पहले हमें इन एलिमेंट्स का ज्ञान नहीं था। जैसे बाद में इन एलिमेंट्स का ज्ञान हुआ, नोबल गैसेस का बाद में ज्ञान हुआ, तो एक जीरो ग्रुप करके इन एलिमेंट्स को बाद में जोड़ दिया गया। मेंडलीव ने 1 to 8 ग्रुप्स बनाए वर्टिकल, और हॉरिजेंटली करके पीरियड्स बनाए, आवर्त बनाए। ये ग्रुप्स जो है समूह कहलाते हैं। समूह 8 + 1 = 0, ये समूह बनाए और 12 आवर्त है करीबन। इसमें पीरियड्स जो हैं वो 12 हैं। इसमें एटॉमिक मास हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास से शुरू किया और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अंदर इसको व्यवस्थित किया। जैसे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ऐसे करके उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर
सभी एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। करीबन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक लॉ दिया। उनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बात बताई मेंडलीफ ने, ये उनका पीरियोडिक लॉ है। वर्तमान में क्या है, अभी जो न्यू है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम ये वाली पीरियोडिक टेबल काम में नहीं लेते हैं। अभी है वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काम में ली जाती है, लेकिन मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उनको एलिमेंट्स का वर्गीकरण करने का सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा स्टेप माना जाता है कि विदाउट मेंडलीफ आधुनिक वर्गीकृत टेबल भी हमारे पास पॉसिबल नहीं थी। अगर हम चाहें कि केमिस्ट्री में कोई एक ऐसा वैज्ञानिक हो जिसे हम जीनियस बोलें, जिसे हम पुरस्कृत करें, तो वो है मेंडलीफ, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिसे इस केमिस्ट्री का जीनियस माना जाता है। क्यों जीनियस माना जाता है? बहुत सारी बातें आएंगी, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि क्यों मेंडलीफ को जीनियस माना जा रहा है। मेंडलीफ का जो काम था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ और जिससे कि केमिस्ट्री की डीप नॉलेज हमें हुई। तो इसीलिए केमिस्ट्री में जीनियस कोई है अगर, तो वो है दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। अच्छा, उन्होंने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई। उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों पर भी ध्यान दिया कि उनके गुणों में कितनी समानता है, कितनी असमानता है। यदि अगर कोई परमाणु ऐसा आ जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है परमाणु द्रव्यमान के, तो उसने उसको आगे पीछे खिसका कर परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ना होकर उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उन्हें समानता के आधार पर उन्हें अरेंज किया। अच्छा, इसको देखिए कैसे बोल रही हूँ मैं। जैसे ये टेलुरियम है, ये आयोडीन है। टेलुरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 127.6 है और आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो 126.9 है। 126 कम होता है 127 से, जबकि मेंडलीफ ने आयोडीन को बाद में रखा, पहले टेलुरियम को रखा, क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज थी वो 7th ग्रुप में जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उनके समान थी। आयोडीन की प्रॉपर्टीज ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इनके जैसी समान थी। तो मेंडलीफ ने आयोडीन को 6th ग्रुप में ना रखकर 7th ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया और टेलुरियम की जो प्रॉपर्टीज थी, जो गुण थे, वो 6th ग्रुप के समान थे, तो उसने 6th ग्रुप में टेलुरियम को रखा। बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मेंडलीफ नहीं माने। उन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल तो इसी अकॉर्डिंग चलेगी कि उनमें प्रॉपर्टीज को पहले ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान का ध्यान रखा जाएगा। तो उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, प्रत्येक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, उनमें समानता को देखते हुए उन्होंने अपनी टेबल का निर्माण किया। तो ये बात उनकी जीनियस वाली लगती है कि बहुत ही अच्छी बात थी उनकी, इसीलिए वो जीनियस कहलाए। ये देखिए, टेलुरियम का एटॉमिक मास 127.6 है, एटॉमिक मास आयोडीन का 126.9 है। बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बजाय उन्होंने रासायनिक गुणों में समानता को ध्यान दिया और इसीलिए उन्हें जीनियस कहा गया। और इसी आधार पर हमारी आधुनिक वाली जो आवर्त सारणी है वो इसी के आधार पर है। अच्छा, दूसरी बात क्या की उन्होंने टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस रखे। ये देखिए आप, ये डैश 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 डैश, ये जो भी शो हो रहे हैं डैश डैश, उन्होंने ये ब्लैंक स्पेस रखे हैं। उन्होंने कुछ ये ब्लैंक स्पेस रखे। ये देखिए, कॉपर को नियॉन के नीचे न रखकर सोडियम के नीचे रखा। ये देखिए, कॉपर का जो नंबर है वो फेरस, कोबाल्ट, निकल के बाद कॉपर का नंबर आता है। कॉपर को यहाँ स्थान मिलना चाहिए नियॉन के नीचे, जबकि इसकी कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स जैसी शो हुई। जब कॉपर की प्रॉपर्टीज जो है नियॉन से ना मिलकर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से मिली, तब मेंडलीफ ने कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखना ज्यादा उचित समझा, ना कि 0 ग्रुप में रखना। तो मेंडलीफ सर ने कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखा और 0 ग्रुप में इसको ब्लैंक स्पेस रख दिया। ब्लैंक स्पेस
उन्होंने क्या कहा, ये जो ब्लैंक स्पेस है, मतलब अभी तक हमें उन्हें पता था कि इतने ही तत्व नहीं हैं, अभी आने वाले समय में बहुत सारे तत्वों का खोजना बाकी है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये एलिमेंट आएंगे और इस पीरियोडिक टेबल में ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो जाएंगे। ये मानना था मैंडलीफ का। मैंडलीफ हमेशा बोलते थे कि सम डे द एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड फॉर दिस ब्लैंक स्पेस। तो ये बात थी मैंडलीफ की, जिससे भी वो जीनियस साबित होते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि ये देखिए, ये हम बात करते हैं गैलियम है, स्कैंडियम है, जर्मेनियम है। जब हम इनकी बात करते हैं, जिस समय इनका ज्ञान नहीं था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इन तत्वों का ज्ञान नहीं था, उस समय भी अगर बोरोन के नीचे स्कैंडियम आता है तो मैंडलीफ ने इस स्थान पर एक्का बोरोन नाम दिया। एक्का बोरोन, बोरोन के बाद आने वाला ये जो तत्व है एक्का बोरोन है। एल्यूमिनियम के बाद आने वाला जो तत्व है वो एक्का एल्यूमिनियम है, और सिलिकॉन के बाद आने वाला जो तत्व है एक्का सिलिकॉन है। इस तरीके से इन तत्वों को एक्का एक्का नाम देके इन्हीं परमाणुओं के साथ इनका नाम जोड़ा। उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली, अनुमान लगा लिया था कि अगर ये तत्व खोजे गए तो इनका एटॉमिक मास क्या होगा, अगर ये तत्व खोजे गए तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या यौगिक बनाएंगे, अगर ये तत्व खोजे गए तो क्लोरीन हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन करके ये क्या यौगिक बनाएंगे। इन सभी के बारे में मैंडलीफ ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था। तो ये देखिए, जैसे कि गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम कहा गया, गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम कहा गया मैंडलीफ के द्वारा, और जिसका कि अनुमान लगाया गया कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो करीबन 68 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ, और ये भी करीबन उसी के आसपास 69.7 इसका एटॉमिक मास आया। गैलियम का एटॉमिक मास 69.7 आया और मैंडलीफ ने भी अनुमान लगाया था 68 तक का। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद मैंडलीफ ने बोला कि ये जो एक्का एल्यूमिनियम है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो E2O3 का निर्माण करेगा, और ये जब गैलियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो Ga2O3 का निर्माण किया। सेम, जब ये एक्का एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ECl3 का निर्माण करेगा अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ, और जब गैलियम ने क्लोरीन से रिएक्शन की तो GaCl3 का निर्माण किया वास्तविक रूप में। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर चीजें बताई उन्होंने कि जो बातें उन्होंने सोची थी, जो बातें उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली, और वही बातें आगे जाकर सत्य साबित हुई। जैसे कि भविष्यवाणी की जाती है, हम मनुष्य की भविष्यवाणी करते हैं, मैंडलीफ ने भविष्यवाणी तत्वों के साथ कर ली, तो इसीलिए ये जीनियस कहलाए। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम, उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई। जब मैंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई, उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई। इस पीरियोडिक टेबल के बनाने के तुरंत बाद में ही उत्कृष्ट गैसों की खोज होने लगी। अच्छा, तो इस सारणी में, इस पीरियोडिक टेबल में उत्कृष्ट गैसों को बिना इस सारणी को छेड़े हुए उत्कृष्ट गैसों के लिए एक शून्य समूह, जीरो ग्रुप बनाया गया, जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। तो इस तरीके से बिना किसी छेड़छाड़ के इस टेबल के उत्कृष्ट गैसों को भी स्थान मिल गया। तो ये बात भी मैंडलीफ की जीनियस जो प्रवृत्ति है उसको शो कर रहा है कि रियल में मैंडलीफ जीनियस थे। अच्छा, कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल की क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला था। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कभी +1 कभी -1 प्रवृत्ति शो करता है, कभी ये सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन के लिए धातु है या अधातु है, इस चीज के शो करना मुश्किल हो गया था, और इसकी प्रॉपर जो है इसका प्लेस क्या होना चाहिए, इस चीज को मैंडलीफ समझा नहीं पा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि तत्वों में समस्थानिक जो है वो एक भारी चुनौती बन गया था। तत्वों के समस्थानिक हमें पता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। तो इस तरीके से इन समस्थानिकों को भी स्थान दें। अगर पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें किसी के 2 समस्थानिक, किसी के 3 समस्थानिक हैं, तो ऐसे करके अगर पीरियोडिक टेबल में उनको स्थान देंगे तो पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी और किस तरीके से उसे अरेंज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी मैंडलीफ के लिए।
तीसरी बात ये थी कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। परमाणु द्रव्यमान अगर देखें कि हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, ऐसा नहीं है कि जैसे हम टेबल्स बोलते हैं या हम नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4 तो इस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा था। ये अनियमित बढ़ रहा था, पॉइंट्स में, कभी होल नंबर्स में, तो कभी इस तरीके से। जब ये एटॉमिक मासेस का जो था नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे, तो इनके दो परमाणुओं के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में कितने तत्व और आ सकते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन हो गया था। क्योंकि अगर नियमित रूप से अगर कोई एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने तत्वों का आना अभी और बाकी है, लेकिन इनकी नियमितता नहीं थी। इनके परमाणु द्रव्यमान के नियमित ना होने के कारण दो एलिमेंट्स के बीच में आने वाले तत्वों को हम पता नहीं कर पा रहे थे। ये ड्रॉबैक रह गया था मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल का। तो इस तरीके से मैनलीफ सर ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, और आज तक जो है पीरियोडिक टेबल, भले ही हमारे पास अभी वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई है, लेकिन मैनलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उससे ही हम मेन पीरियोडिक टेबल मानते हैं, और इसीलिए मैनलीफ जीनियस हैं। तो मैनलीफ सर के लिए इस जो पार्ट में मैनलीफ सर को थैंक यू करने का मन कर रहा है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है बच्चों, तो प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें, अच्छे से समझें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।